सबसे पहले आपको बताते हैं हरिद्वार की खबर, जहां हरिद्वार में हरकी पैड़ी के मोती बाजार इलाके में खिलौने की दुकान में अचानक से भीषण आग लग गई। आग की तस्वीरें आप देख सकते हैं। दुकान में आग इतनी भयानक तरीके से लगी कि इसने और दुकानों को भी अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। आग की ऊंची ऊंची लपटें देखी गई, आग फैलती जा रही थी, लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड की टीम को दी, पुलिस को दी और फिर संकरा रास्ता होने के चलते फायर ब्रिगेड को आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन जब तक आग बुझ पाती तब तक सारा सामान दुकान का जलकर नष्ट हो चुका था। दुकान में आग लगने की सूचना मिली थी। इस पर स्थानीय पुलिस, हमारी कोतवाली पुलिस, शहर कोतवाल, जीओ सिटी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ और व्यापार मंडल के सभी लोगों ने साथ मिलकर आग पे काबू पा लिया। आग पे समय रहते हुए काबू पा लिया गया और आसपास की दुकान में आग नहीं लगी। उधर उत्तरकाशी के मंगलपुर में देर रात एक घर में आग लग गई। अब आपकी आग की तस्वीरें आप देखेंगे। आग की चपेट में आने से एक के बाद एक घर जलकर राख होते चले गए। साथ ही घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका है। आग के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। सूचना पर राजस्व की टीम मौके पर पहुंची है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। उधर अल्मोड़ा जिले में जंगलों को आग से बचाने के लिए जंगलों में पानी के टैंक बनाए जाएंगे। जंगलों से गुजरने वाली पानी की पाइपलाइन से पानी टैंकों में भरा जाएगा और जंगल में आग लगने की स्थिति में इस टैंक के पानी का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे जल्द से जल्द आग को बुझाया जा सके। आपको यहाँ जानकारी दें कि लगातार अब आग लगने की घटनाएं सामने आ रही है, वो भी तब जब अभी मौसम सामने नहीं आया है, वो मौसम जिसमें भीषण आग की घटनाएं होती हैं। मौसम से पहले ही आग की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे वन विभाग की भी चिंता बढ़ी हुई है और राज्य सरकार ने भी इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। पिछले फायर सीजन में वन संपदा को भारी नुकसान हुआ था, इसी की वजह से पहले से ही इस बार तैयारियां शुरू की जा रही हैं। आग की चपेट में आने से 11 लोगों की पिछली बार मौत भी हो गई थी। पिछली बार के समान हादसा इस बार ना हो, इसलिए तैयारियां पहले से की जा रही हैं। जो कि पाइपलाइंस जंगल से गुजर रहे हैं, उसमें हर 200 मीटर से लेकर 500 मीटर के गैप में एक वाटर पॉइंट दिया जाएगा और उसी के आसपास हम छोटे छोटे गड्ढे भी खोदेंगे, 500 लीटर 1000 लीटर के। और वो जो गड्ढे खोदेंगे वो सीमेंटेड होगा या आजकल जो प्रीफैब आता है, ताकि पानी लीक ना कर जाए नीचे की तरफ। और ये बहुत ही मददगार साबित होगा फायर के सीजन में। तो उसमें हमारे जो उन क्षेत्रों में जो भी हमारी पाइपलाइन गुजर रही है, उससे हम जो है एक टी कनेक्शन जोड़ते हुए हम उससे जो है अपना ये कहते हैं जो फायर लाइन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। उससे जो है एक हम जो है उन क्षेत्रों में अग्नि को नीचे की ओर बढ़ने से जो है रोक पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 27 फरवरी को उत्तराखंड आने का प्रस्तावित दौरा है, जिसमें अब बदलाव संभव माना जा रहा है। देखिए, महाशिवरात्रि यानी कि 26 तारीख को अब ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड के मुकबा का हो सकता है। दरअसल 27 फरवरी को बारिश और बर्फबारी का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। इसी को देखकर पीएम के दौरे पर यह बदलाव संभव माना जा रहा है। पीएम मोदी 26 फरवरी को उत्तरकाशी के मुकबा शीतकालीन यात्रा का दौरा कर सकते हैं और पीएम के दौरे को लेकर बीजेपी तैयारियां पूरी कर रही है। या 27 तारीख को, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से कुछ चेतावनी मिली है कि मौसम भी कुछ गड़बड़ होने वाला है, तो जो भी मौसम की सटीक जानकारी रहेगी उसके आधार पर 26 तारीख फरवरी या 27 तारीख फरवरी को प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड में आएंगे। उत्तरकाशी से खबर, जहां पर मुकबा में प्रधानमंत्री का दौरा है और इसको लेकर गंगा मंदिर और पूरे मुकबा गांव को सजाया जा रहा है। रास्तों के निर्माण किए जा रहे हैं। शीतकाल यात्रा के दौरान बर्फबारी होने से पूरा क्षेत्र बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर व्यू पॉइंट्स को युद्ध स्तर पर सुंदर बनाया जा रहा है, उनका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार मुखवा आएंगे। 27 फरवरी का उनका दौरा है और लगातार तैयारियां जोरों पे है।
शीतकालीन यात्रा का बड़ा संदेश वो देंगे। मुखवा में न्यूज 18 इस समय ग्राउंड जीरो पे है। हम आपको दिखा सकते हैं मुखवा मंदिर जहां शीतकाल के दौरान पूजा अर्चना मां गंगा की जाती है। और जो यात्रा पे जो आते हैं वो यहाँ पे दर्शन करते हैं। 6 माह जो गंगोत्री धाम है वहां पूजा अर्चना चलती है और 6 माह जो शीतकालीन प्रवास मुखवा है वहां चलती है। और यहाँ पे तैयारियां जोरों पे है। आप देख सकते हो किस तरह से सीढ़ी में टाइल्स लगाई गई है। एक तरफ से पीएम मोदी के लिए सीढ़ी का निर्माण किया गया है युद्ध स्तर पे। और जो भवन है यहाँ के उनकी सजावट की गई है और 3 तिरंगे लाइट से पूरे गांव को सजाया गया है। पूरे गांव में रंग रोहन का कार्य किया गया है और गांव को भगवा रंग में रंगा गया है। और एक मैसेज देने की कोशिश यहां से शीतकालीन यात्रा को लेके पीएम की रहेगी। पूरी तरह से जो ये पूरा जो मुखवा गांव है बहुत ही सुंदर लग रहा है। सुंदर दृश्य यहां से देखा जाता है। तो पूरी तैयारियां हैं, जोर शोर से प्रशासन की टीम लगी है। बड़े अधिकारी लगातार दौरा कर रहे हैं और मुखवा मंदिर में इस समय सजावट का काम तेजी से है। और अंतिम रूप जो मुखवा मंदिर है पीएम के दौरे से पहले जो तैयारियां होती है उसको अंतिम रूप देने की कोशिश की जा रही है। और सभी को इंतजार है पीएम नरेंद्र मोदी का जब वो यहां पे आएंगे। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे, जहां मुख्यमंत्री पीएम के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। कनकल के जगत गुरु आश्रम में मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए पीएम यहां पर सीएम पहुंचेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी सुबह 11 बजे हरिद्वार पहुंचेंगे। उधर सीएम धामी रविवार को चक्राता विधानसभा के ट्यूनी में मुख्य सेवक संवाद आपके द्वार कार्यक्रम के प्रतिभाग करेंगे। इसमें सीएम धामी हनौल स्थित महासू देवता मंदिर पहुंचेंगे। 5:30 बजे पूजा अर्चना में भाग लेंगे। महासू महाराज से संपूर्ण प्रदेश की खुशहाली की कामना करेंगे। इस बीच पहाड़ मैदान के बयानों के बीच में बीएसपी विधायक शहजाद ने प्रतिक्रिया दी है। शहजाद का कहना है कि मैदान भी उत्तराखंड का है, लिहाजा इस मुद्दे पर बहस थमनी चाहिए। बता दें आपको, विधानसभा में बजट सत्र के दौरान विधायक मदन बिष्ट के पहाड़ की उपेक्षा के आरोप में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि उत्तराखंड सिर्फ पहाड़ियों का नहीं है, जिसके बाद पहाड़ मैदान को लेकर विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मैदान के लोग भी यहीं का हिस्सा है, उत्तराखंड का हिस्सा है। कोई अब वो बाहर तो जानते रहे। हरिद्वार की पॉपुलेशन आज अगर जनगणना होगी तो 22-23 लाख हो जाएगी। उसमें पर्वत के लोग भी आकर रह रहे हैं, लाखों की संख्या होगी। तो मैं समझता हूँ ये भावना जो लोग डाल रहे हैं, जो फेसबुक व्हाट्सएप पर कर रहे हैं, ये बहुत ही घृणित कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हल्द्वानी से खबर है अगली, जहां पर नया नगर निगम अपना काम शुरू कर चुका है। अब इसी के तहत शहर में नए वेंडिंग जोन चिन्हित किए जा रहे हैं। साथ ही रेहड़ी पटरी पर कारोबार करने वालों के लोगों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। लेकिन इस फैसले का कई व्यापारियों ने विरोध भी शुरू कर दिया है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, रिपोर्ट देखिए। कुमाऊं के सबसे बड़े बाजार हल्द्वानी में रेहड़ी पटरी वालों ने मेन बाजार में ग्राहकों का चलना तक मुश्किल कर रखा है। इसी को देखते हुए नगर निगम अब नए वेंडिंग जोन चिन्हित कर रहा है, ताकि सरकारी जमीन पर कब्जा कर व्यापार कर रहे इन लोगों को एक ऐसी जगह दी जा सके जहां ये बिना रोक टोक खुलकर व्यापार कर सके। लेकिन यही व्यापारी पहले से चिन्हित वेंडिंग जोन में ही व्यापार की परमिशन मांग रहे हैं। साथ ही नई रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का भी विरोध कर रहे हैं। और सब कुछ 2018-19-20 के अंदर 31 वेंडिंग जोन चिन्हित किए गए, जिसमें से आधे के ज़्यादा खत्म कर दिए गए। हमारा रोष है कि हमारे 10 साल के अंदर 4 बार सर्वे किया गया। पहले नगर निगम द्वारा सर्वे कराया गया, जिसमें होकर स्लिप दी गई। उसके बाद जन सार्थक सेवा समिति से कराया गया। शनि बाजार को उसमें जोड़ा गया, जिसमें 2845 लोगों का सर्वे हुआ। उसके बाद किरण सॉफ्ट ने दिल्ली को 10 पायलट प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए हायर किया गया और उसमें 10 पायलट प्रोजेक्टों की DIPR DPR बनाई गई, लेकिन वो भी अधर में लटकी रही। हल्द्वानी के मेयर ने चार्ज संभालते ये फैसला लिया था कि हल्द्वानी में व्यापार करने के लिए हर रेहड़ी पटरी वाले को नगर निगम में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तभी बनाए जा रहे वेंडिंग जोन या हाट बाजारों में अस्थायी तौर पर व्यापार की परमिशन दी जाएगी। और वो इस प्रक्रिया को आगे भी बढ़ा रहे हैं। स्थान देख रहे हैं कि कहां पर बन सकता है। अभी 2 चीजें केवल चिन्हित हुई हैं।
एक तो मंगल पड़ाव पे वेंडर जोन बनाने का, और दूसरा मंगल पड़ाव से अंदर करीब 150-200 मीटर अंदर वहाँ पर मछली मार्केट और जो मुर्गा मार्केट है जो बाहर खुले में जो बिकता है उसको भी हम एकत्रीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं, और वो 2 चीज़ें अभी चिन्हित हुई हैं, उसमें हम काम करेंगे। दरअसल हल्द्वानी में 1800 से ज्यादा रेहड़ी पटरी वाले व्यापारी चिन्हित हैं। इनके लिए वेंडिंग जोन बनाने की बात तो बहुत बार हो चुकी है, लेकिन अभी तक एक भी वेंडिंग जोन धरातल पर उतर नहीं पाया है, जिसके कारण आए दिन इन रेहड़ी पटरी वालों को अतिक्रमण के नाम पर प्रशासन के डंडे का सामना भी करना पड़ता है, जिससे इनमें नाराजगी है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। उत्तराखंड के उन इलाकों में जहां अब भी राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू है, वहां अब रेगुलर पुलिसिंग को लेकर कवायद तेज कर दी गई है। इससे न केवल अपराधों पर लगाम लगेगी, बल्कि स्थानीय लोगों को भी न्याय मिलने में आसानी होगी। उत्तराखंड में करीब 16,500 गांव हैं, लेकिन इनमें से करीब 85% गांव में से अंग्रेजों के जमाने की पुलिसिंग यानी राजस्व पुलिस खत्म कर दी गई है, जबकि 3,500 गांव आज भी राजस्व पुलिस के भरोसे हैं। लेकिन हाईकोर्ट के सख्त निर्देश के बाद सरकार ने राज्य भर में रेगुलर पुलिस व्यवस्था लागू करने की कवायद तेज कर दी है और पुलिस हेडक्वार्टर ने सभी जिलों में सर्वे पूरा करने के बाद रिपोर्ट शासन को भेज दिया है, जिसके बाद बचे ग्रामीण इलाकों में भी रेगुलर पुलिसिंग की व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। राजस्व एरिया में हमारे गांव हैं, उसको चरणबद्ध तरीके से रेगुलर पुलिस के एरिया में लाया जाए, और इस संबंध में जो प्रथम चरण में करीब 6 थाने और 20 चौकियों की स्थापना ऑलरेडी हो चुकी है। जो शेष जो बच गए हैं अभी गांव, उनको भी शीघ्र ही जो रेगुलर पुलिस एरिया है उसमें लाने की कवायद चल रही है। हाल के साल में अंकिता हत्याकांड, ड्रग सप्लाई और दूसरे गंभीर अपराध के मामले सामने आए, जिससे पता चला कि प्रदेश में रेगुलर पुलिस व्यवस्था की सख्त जरूरत है। और विशेषज्ञों की भी माने तो राजस्व पुलिस के पास ना तो आधुनिक संसाधन है और ना ही उचित ट्रेनिंग, जिससे अपराधों पर नियंत्रण पाना मुश्किल हो जाता है। अब चूंकि साइबर भी आ गया है और क्राइम का नया मोड स्टार्ट हो गया है, तो उसमें थोड़ा सा वो कम सक्सेस हैं, इसलिए रेगुलर पुलिस ही इसको अच्छे से कर सकती है। मेरा मानना ये है कि रेगुलर पुलिस ही ज़्यादा से ज़्यादा चौकियाँ, ज़्यादा से ज़्यादा थाने और जो इंस्पेक्टर्स बने हैं ये नए, इन सबको लोगों को तैनात किया जाए। राजस्व पुलिस से रेगुलर पुलिस की ओर बढ़ता ये बदलाव उत्तराखंड की कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बना सकता है। अब देखना होगा कि सरकार कितनी जल्दी इस प्रस्ताव को अमल में लाती है, ताकि देवभूमि में अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड परिवहन नगर निगम ने 15 डिपो से प्रयागराज महाकुंभ के लिए बस चला रखी है। जनवरी से चल रही है ये बसें। अब इन बसेस के चलने का असर ये है कि रोजाना बस फुल देखी जाती हैं। अब इसकी वजह से हमेशा जो निगम कमाई के मामले में घाटे में रहते थे, रोजाना 2 करोड़ 30 लाख रुपए की कमाई ये कर रहे हैं। देहरादून के ग्रामीण डिपो ने पहले प्रयागराज के लिए 2 बस चलाने का फैसला किया, लेकिन महाकुंभ में बढ़ती भीड़ और श्रद्धालुओं के जत्थे को देखते हुए 2 से बढ़ाकर 3 कर दी गई बसेस की सेवा। दस तारीख से हम प्रयागराज की सेवाएं चला रहे हैं। हमने पहले एक ऑर्डिनरी सेवा चलाई जो सुबह 10 बजे जाती है, एक शाम को 5 बजे वोल्वो चलाई है। ये 2-1 दिन बाद ही रेस्पॉन्स बहुत अच्छा आना शुरू हुआ और हमारी गाड़ी तभी से भर के चल रही है लगातार। जब हमारे पास यात्रियों की संख्या और ज़्यादा आई तो हमने एक सेवा वोल्वो और बढ़ाई, उसी के साथ साथ शाम को 5:25 पर एक सेवा हमने और अतिरिक्त चलाई है और वो कंटिन्यू चल रही है और पूरी भर के चल रही है। देखिए, हमारे पूरे प्रदेश से जैसे ही प्रयागराज शुरू हुआ तो हर डिपो से गाड़ियां, किसी डिपो से 1, किसी से 2, किसी से 3 गाड़ियां चलाई गई और यात्रियों का भरपूर सहयोग मिला उसमें और बहुत पॉपुलर रही हमारी गाड़ियां। ग्रामीण डिपो से 2 वोल्वो लगभग रोज गई और भर के गई सब। तो उसका लाभ ये हुआ कि फरवरी में हमारी रोज की इनकम जो है 2:30 के आसपास चल रही है, जो पहले 2 से कम चल रही थी। हरिद्वार में रिहायशी कॉलोनी में जंगली हाथी की चहलकदमी लोगों के लिए परेशानियों का सबब बनी हुई है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर राजाजी टाइगर रिजर्व से सटी हुई
बिलकेश्वर कॉलोनी में एक हाथी गली में घूमता हुआ नजर आएगा। हाथी के घर के सामने खड़ी हुई स्कूटी को धक्का मार के गिराने की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। सीसीटीवी कैमरे में हाथी की ये रिकॉर्डिंग है। विशालकाय जंगली हाथी को घर के बाहर घूमता देख लोगों में दहशत बनी है। हाथी को जल्द से जल्द रिहायशी इलाकों से निकाल के जंगल में छोड़ने की मांग ये लोग कर रहे हैं। खबर विकासनगर से, जहां इन दिनों जंगलों से निकलकर रिहायशी इलाकों में घुस रहे हैं हाथी, जो जमकर उत्पात मचा रहे हैं। कालसी वन प्रभाग की टिमली रेंज के जंगलों से निकलकर हाथी किसानों की फसलों को रौंद रहे हैं। शिमला बाईपास रोड से सटे हुए शाहपुर, कल्याणपुर, कुंजा, मटक माजरी गांव में आए दिन हाथी लोगों की गेहूं की फसल को बर्बाद कर रहे हैं। वन विभाग का कहना है कि हाथियों को रिहायशी इलाकों में आने से रोकने की कोशिशें लगातार जारी हैं। उधर हरिद्वार में चल रही शारदीय कांवड़ यात्रा अब जोर पकड़ रही है। 26 फरवरी को होने वाली महाशिवरात्रि से पहले हरिद्वार में गंगा जल लाने के लिए यहाँ कांवड़ियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पहुंच रही है यहाँ पर कांवड़ियों की संख्या। हर की पैड़ी और नमामि गंगे घाट पर कांवड़ियों का मेला लगा हुआ है। पुलिस प्रशासन की ओर से कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए इंतजाम किए गए हैं। ट्रैफिक व्यवस्था के साथ ही मेला क्षेत्र को अलग अलग सेक्टर्स और जोन्स में बांटा गया है। महादेव का जल अभिषेक करने के लिए यहाँ से खड़ी कावड़ लेकर जाते हैं, जो कंधे पर ही जाती है। और जब जल हो जाता है उसके बाद ही वो नीचे उतरती है। तब तक हम पैदल यात्रा करते हैं। 165 किलोमीटर की पैदल यात्रा होती है। अपने सच्चे मन से जल ले जाते हैं और जाकर शिव जी महाराज पे चढ़ाते हैं। जो हमारे ट्रैफिक प्लान्स हैं वो लागू किए जाएंगे, जिनको हम लोग बार बार अपने सोशल मीडिया के पेज में भी हम लोग अपलोड करते हैं, साथ में हम लोग बताते भी हैं। इसमें हैवी ट्रैफिक से कुछ रूटों पर प्रतिबंधित किया जाएगा और कुछ जगह पर वन वे सिस्टम भी लागू किया जाएगा। उसके संबंध में हमारे एसपी ट्रैफिक और एसपी सिटी के द्वारा बार बार अलग अलग उसमें सोशल मीडिया के माध्यम से आपको अवगत कराया जाता रहा है। तो हम लोग इस सर्दी कांवड़ के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। बढ़ते आगे आपको बताते हैं कि 2 दिन पहले हुई बर्फबारी से हाईवे बंद हो गए हैं, जिन्हें खोलने का काम जारी है। हनुमान चट्टी के बद्रीनाथ धाम तक जो ये सड़क जुड़ती है, उस पर आप देखिए कि कितनी भारी बर्फबारी हो रखी है। बीआरओ की टीम, बीआरओ की मशीनें यहाँ लगातार बर्फ को हटाने का काम कर रही है। हनुमान चट्टी से लेकर बद्रीनाथ धाम तक यूं ही आपको सड़क में 3 से 4 फीट तक की मोटी बर्फ की चादर नजर आएगी। उधर चक्राता के त्यूणी मार्ग से बर्फ हटाने का काम तीसरे दिन भी जारी है। बर्फबारी के चलते नेशनल हाईवे बाधित हो रखा है। लोखंडी और कनासर के बीच में बर्फ की मोटी परत है जो जमा हो रखी है, जिससे हटाने का काम किया जा रहा है। जेसीबी की मदद से सड़क से बर्फ को हटाया जा रहा है। प्रशासन की टीम सड़क पर चूना और मिट्टी डालकर फिसलन को कम करने का काम कर रही है। उधर उत्तरकाशी में बर्फबारी के बाद सड़कों पर फिसलन हो रही है। धराली से आगे गंगोत्री हाईवे पर बर्फ की वजह से आईटीबीपी के जवानों को लेकर जा रही गाड़ी फिसल गई और सड़क से बाहर चली गई। गनीमत रही कि जवानों की गाड़ी सड़क किनारे पोल पर अटक गई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। हाईवे के बाद हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लगा है। पर्यटकों की गाड़ियां जाम में फंसी हुई नजर आई हैं। इसके बाद प्रशासन की टीम ने गाड़ी को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला और जाम को खुलवाया। अब जानिए, हरिद्वार के सती घाट में पाकिस्तान से आई अस्थियों का विसर्जन किया गया है। पाकिस्तानी हिंदुओं का दल 400 अस्थि कलश लेकर धर्मनगरी यहां पहुंचा। कनखल के सती घाट पर विधि विधान से पाकिस्तानी हिंदुओं की अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित किया गया। संस्था के द्वारा साल 2011 में 135, 2016 में 160 और अब
400 से ज्यादा अस्थियों को विसर्जित किया गया है गंगा जी में। क्योंकि यहाँ पर जो है भगीरथ जी ने जो अपना कार्य रखा सती घाट के ऊपर, तो हम सब भी यही चाहते हैं कि हमारे पूर्वजनों का भी जो है वो हम हरिद्वार आकर सती घाट पर जो है इन अस्थियों को जो है विसर्जन करें। इसकी अन्य जगह पे हर की बेड़ी पे बहुत विशेष चीज़ होती है, ऋषिकेश में भी होती है, प्रयागराज में भी होती है, सब जगह होती है, लेकिन यहाँ पर सती माता का मायका है, इस वजह से वो सती हुई थी यहाँ, इस वजह से यहाँ पर अधिक से अधिक अस्थियाँ जो है आती हैं। पिथौरागढ़ से फ्लाईबिग एयरलाइंस देहरादून और पंतनगर के लिए उड़ान भर रही है, लेकिन एयरलाइन की ऑनलाइन बुकिंग 3 महीनों से बंद है। 3 हफ्तों से ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो रही है। ऐसे में ऑनलाइन बुकिंग नहीं होने से जहां यात्री खासे परेशान हैं, लेकिन एयरलाइन जमकर मोटी कमाई कर रही है। वजह जानिए, देखिए रिपोर्ट। पिथौरागढ़ से देहरादून और पंतनगर के लिए हफ्ते में 6 दिन प्लेन उड़ान भर रहा है। फ्लाईबिग एयरलाइंस के 19 मीटर प्लेन की मदद से कईयों का सफर तो आसान हो रहा है, लेकिन बीते 3 हफ्तों से हवाई सर्विस की चाह रखने वालों के खासे परेशान हैं। हालात ये है कि ऑनलाइन बुकिंग बंद हुए 3 हफ्ते से ज्यादा का समय गुजर गया है, लेकिन एयरलाइंस अभी तक भी वेबसाइट को पटरी में नहीं ला पाई है। ये हाल तब है जब एयरपोर्ट अथॉरिटी कई बार फ्लाईबिग के अधिकारियों को फटकार लगा चुकी है। इन्होंने कहा था कि मुझे 2 से 3 दिन में लगभग ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन इनके द्वारा जो सूचना दी गई है कि इनकी पूरी वेबसाइट ही हैक हो चुकी है, ये बताया गया है। पुनः मैंने इनके संबंधित अधिकारियों के साथ वार्ता करी है और मैंने इनसे सख्ती से कहा है। फ्लाईबिग एयरलाइंस ने पहले तो तकनीकी वजहों का हवाला दिया था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि बुकिंग साइट हैक हो गई है। ऑनलाइन बुकिंग बंद होने के बाद पिथौरागढ़ से जाने वाले यात्रियों को जहां 8 किलोमीटर दूर नैनी सैनी पहुंचना पड़ रहा है, वहीं देहरादून से आने वाले यात्रियों को जॉली ग्रांट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। यही नहीं, हल्द्वानी और रुद्रपुर से आने वाले यात्रियों को पंतनगर एयरपोर्ट जाना पड़ रहा है। 3 हफ्ते से बुकिंग साइट बंद होने पर फ्लाईबिग एयरलाइंस पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। आरोप लग रहे हैं कि एयरलाइंस यात्रियों से ज्यादा किराया वसूलने के चक्कर में ऑनलाइन बुकिंग नहीं होने दे रही है। ऑफलाइन जो टिकट बुकिंग है वो काफ़ी यहाँ के लोगों को महंगा बैठ रहा है और हमारी उच्चाधिकारियों से वार्ता है, उन्होंने कहा कि हम जल्द ही जो हमारी वेबसाइट बंद हुई है उसको हम जल्द ही शुरू करने वाले हैं। जो तकनीकी हैक होगी कह रहे थे, मेरी खुद वार्ता हुई थी कंपनी के अधिकारियों से। ऑनलाइन बुकिंग नहीं होने से उन यात्रियों को खासी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं जो सस्ते टिकट के लिए पहले ही बुकिंग करा लेते हैं। ऐसे में बुकिंग काउंटर पर तत्काल वाले यात्रियों की तो जैसे तैसे बुकिंग हो रही है, मगर उन्हें भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। सत्ताधारी नेताओं के साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी जिस तरह से एयरलाइंस नजरअंदाज कर रही है, उससे साफ है कि फ्लाईबिग पूरी तरह बेलगाम हो गई है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।